एवाटार द लेजेंड एपिसोड 71 रक्षा। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सरदार के कहने से एक डाकू ध्रुवा की तरफ एक कुल्हाड़ी को पकड़कर जाने लगता है। तभी ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा तो राजकुमारी, मैंने क्या कहा था कि मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पर आपके इस पानी के चक्कर में देखा क्या हो गया। तभी ध्रुवा के कहते समय वो डाकू ध्रुवा की तरफ पहुंचकर उसके गले पर अपने कुल्हाड़ी से मारने वाला ही होता है। तभी ध्रुवा उसके हाथ को पकड़ाकर मोड़कर तोड़ देता है और अचानक से उसके मुंह पर एक ऐसा जबरदस्त लात मारता है जिससे वो डाकू वहीं मौत की नींद सो जाता है। और ध्रुवा तभी कहता है, ध्रुवा इतने अच्छे डाकू होने के बावजूद भी इतनी भी शिष्टाचार नहीं कि जब दो अच्छे लोग बात कर रहे हो तो बीच में अपनी कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। ठीक है, इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में ये गलती मत करना, ठीक है। ये कहकर ध्रुवा उसके हाथ से कुल्हाड़ी को उठाकर आगे बढ़ता है। ये देखकर वहां खड़े सभी डाकू चौंक जाते हैं। तभी ध्रुवा को आता हुआ देख चारू को कुछ दृश्य याद आता है जिसमें ध्रुवा अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधकर सभी डाकुओं को मार रहा था। ये देखकर चारू डरते हुए कहता है, चारू सरदार, ये वही है। ये सुनकर सरदार गुस्से में कहता है, राणा कौन? ये सुनकर चारू डरते हुए कहता है, चारू, प्रचंड बिजली देने वाला मृत्युदूता। ध्रुवा इसके बाद आगे बढ़ता है। उसे अपने पास आता देख सरदार राणा अपने सभी डाकुओं चिल्लाते हुए कहता है, राणा जाओ, खत्म कर दो उसे, जाओ। ये सुनकर सभी डाकू ध्रुवा की तरफ भूखे भेड़ियों की तरह हमला करने के लिए तेजी से जाने लगते हैं, पर तभी मानो समय रुक जाता है और ध्रुवा मन ही मन कहता है, ध्रुवा, लगता है महाकाल को लाना पड़ेगा। तभी ध्रुवा की आंखें मानो लाल हो जाते हैं और ध्रुवा तेजी से अपने आगे आने वाले सभी डाकुओं को मारने लगता है। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी भी चौंक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ध्रुवा की ऐसी ताकत देखी नहीं थी। ये देख राणा डरते हुए कहता है, राणा, ये एक मामूली कुल्हाड़ी से मेरे डाकुओं की टोली को इतनी आराम से कैसे मार रहा है। ध्रुवा इसी तरह सभी डाकुओं को मार कर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी राणा भी उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है। ध्रुवा को जब राणा अपने तलवार मारने लगता है, ध्रुव उसे एक ऐसा लात मारता है जिससे वो दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है। ध्रुवा इसके बाद उन सभी डाकुओं को मार देता है कि तभी चारू राजकुमारी नंदिनी के गले पर अपना तलवार लगाकर धमकी भरे अंदाज में कहता है, चारू, ए रुक जा लड़के, अगर जरा सा भी आगे बढ़ा तो मैं राजकुमारी का गला काट दूंगा। ये देखकर ध्रुवा निडर होकर आगे बढ़ता है और कहता है, ध्रुवा, अगर तूने राजकुमारी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तेरे शरीर में ना चलने के लिए पैर, ना खाने के लिए हाथ और ना जीने के लिए तेरा दिल होगा। ये सुनकर पूरी तरह से डर जाता है और अपने तलवार को नीचे गिरा के वहां से भाग जाता है। इसके बाद ध्रुवा उस कुल्हाड़ी को नीचे गिराकर राजकुमारी नंदिनी की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी की आंखों में देख लेता है कि उसके पीछे वाले पेड़ से 3 डाकू उसके ऊपर हमला करने के लिए उड़ते हुए आ रहे हैं। ये देखकर ध्रुवा मन ही मन कहता है, ध्रुवा, खेल खत्म। तभी ध्रुवा बिजली की गति से अपने कमर में रखी छुरी को निकालकर उन डाकुओं के जमीन पर आने से पहले ही उनका गला काट देता है, पर अचानक वो देखता है कि सरदार राणा उठकर एक तीर राजकुमारी की तरफ मार चुका है। इसीलिए ध्रुवा तेजी से उस तीर को चीते की फुर्ती से पकड़ लेता है, पर उसके उस तीर को पकड़ने से उसके हाथ में उस तीर का नुकीला वाला हिस्सा लग जाता है। इसके बाद ध्रुवा उस तीर को सीधे सरदार राणा के सर की तरफ मारता है, जिससे सरदार राणा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी के पास जाकर उनके हाथ पर बंधी रस्सी को खोलकर कुछ कहने ही वाला था, उसे राजकुमारी नंदिनी जोर से गले लगा लेती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी राजकुमारी नंदिनी रोते हुए कहते हैं, नंदिनी, अच्छा हुआ तुम आ गए, शंकर, वरना ये सब मेरे साथ रोते हुए। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी के सर पर हाथ रखकर कहता है, ध्रुवा, आप रोइए मत, राजकुमारी, मैं आ गया हूं ना, अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता।
इसके बाद ध्रुवा और राजकुमारी नंदिनी आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ध्रुवा का सर चकराने लगता है, उसे आगे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के पास आकर कहती हैं, नंदिनी क्या हुआ शंकर? ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा कुछ नहीं राजकुमारी, वो बस। तभी ध्रुवा के नाक से खून निकलने लगता है। ये देख राजकुमारी नंदिनी डरते हुए ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी शंकर ये तुम्हारे नाक से। ध्रुवा इसके बाद जब अपने नाक को छूता है, वो देखता है कि उसके नाक से खून निकल रहा है। ये देख ध्रुवा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता। ये देख राजकुमारी नंदिनी रोती हुई ध्रुवा को उठाने की कोशिश में कहती हैं, नंदिनी ये क्या हो रहा है तुम्हें? शंकर तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? उठो शंकर उठो। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी बारिश में भीगती हुई दूर देखती हैं कि कोई बाबा वहां से जा रहे थे। इसके बाद नंदिनी ध्रुवा को वहीं पर छोड़कर उस बाबा के पास जाकर कहती है, नंदिनी दया करके मेरी मदद कीजिए बाबा। राजकुमारी नंदिनी को इस तरह अवस्था में देख वो बाबा कहते हैं, महेश बाबा अरे आप तो राजकुमारी नंदिनी है, न कहिए क्या हुआ है। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी उन्हें ध्रुवा के पास ले जाती है, जिसके बाद वो बाबा और राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को एक आश्रम में ले आते हैं, जहां कुछ अन्य बाबा ध्रुवा को एक स्वास्थ्य कक्ष में ले जाते हैं। इसके बाद वो बाबा राजकुमारी नंदिनी को कुछ सूखे अन्य आश्रम के कपड़े देते हैं, जिन्हें पहनकर राजकुमारी नंदिनी उस स्वास्थ्य कक्ष के बाहर बैठकर किसकी प्रतीक्षा करने लगती हैं कि तभी एक बाबा उस कक्ष से बाहर आकर राजकुमारी नंदिनी को कहते हैं, वेदा बाबा आपके ऊपर किसी ने हमला किया था क्या राजकुमारी? ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी यूएस बाबा से कहती हैं, नंदिनी हाँ कुछ डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला किया था, हम उन्हीं से तो बचकर यहाँ आए हैं। ये सुनकर वो बाबा बोलते हैं, वेदा लगता है उन्हीं डाकुओं के एक जहरीली तीर या तलवार से इनकी ये हालत हुई है। वो कोई मामूली जहर नहीं थी, अगर ठीक समय में उनको आप यहाँ नहीं लाती तो उनका मरना तय था। ये सुनकर नंदिनी के को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और वो कहती हैं, नंदिनी क्या वो अब ठीक है? ये सुनकर वो बाबा कहते हैं, वेदा पर एक बात है, उन्हें आज रात प्रति 1 घंटे में ये जड़ी बूटी पिलानी होगी, जिसके बाद ही उनके शरीर से वो जहर निकलेगा। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी उस स्वास्थ्य कक्ष के भीतर जाती हैं और ध्रुवा के पास बैठकर उसके सर के ऊपर अपनी कोमल हाथ रखती हैं और कहती हैं, नंदिनी तुम्हारा धन्यवाद शंकर। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के पास ही एक रखे हुए एक थाली में कुछ देखती हैं और जब वो उस चीज को देखती हैं तभी वो जोर से फूट फूट कर रोने लगती हैं। एवटार द लेजेंड एपिसोड 72 बचपन के प्यार का मिलन। कहानी अब आगे। सुरांक राज्य। रात्रि समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजमहल में वे खबर सुनकर सभी चौंक पड़ते हैं कि राजकुमारी नंदिनी का अपहरण हो गया है। तभी उन बचे हुए सैनिकों के सामने राजकुमार प्रताप गुस्से की नजर से कहते हैं, प्रताप जब वो डाकू राजकुमारी को बंदी बनाकर ले जा रहे थे तुम लोग क्या कर रहे थे? ये सुनकर उनमें से एक सैनिक डरते हुए राजकुमार प्रताप से कहता है, दलील राजकुमार उन सभी डाकुओं के धार धार हथियार और बल को देखकर हम सब डर के मारे वहां से चले आए। ये सुनकर राजकुमार प्रताप हंसते हुए उन सभी से कहते हैं, प्रताप बहुत बड़ी भूल कर दी तुम लोगों ने यहाँ आकर, अगर वहां मरते तो तुम्हें आसान मौत मिलती, पर अब मैं जो मृत्यु तुम्हें देने वाला हूँ जिसके बाद कोई भी सैनिक अपने अन्नदाता को छोड़कर नहीं जाएगा। तभी अपने सिंहासन से उठकर महाराज क्षेत्र राजकुमार प्रताप के पास आकर उनसे कहते हैं, महाराज क्षेत्र इन बेकसूर लोगों के ऊपर क्रोध न दिखाकर हमें नंदिनी को ढूंढना चाहिए प्रताप। तभी महाराज क्षेत्र कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें कहते हैं, महाराज क्षेत्र तुम सभी सैनिक इन लोगों को ले जाकर इनकी मलम पट्टी करवाओ जाओ। इसके बाद महाराज क्षेत्र राजकुमार प्रताप से कहते हैं, महाराज क्षेत्र वैसे उस अंगरक्षक शंकर के बारे में कोई खबर मिली है तुम्हें?
ये सुनकर राजकुमार प्रताप गुस्से में महाराज क्षेत्र से कहते हैं, प्रताप नहीं पिताश्री, मुझे तो लगता है कि उसी ने ये सब कुछ किया होगा। मुझे उसके ऊपर पहले ही शक था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ही यह सब कुछ की योजना की होगी। अगर वो मेरे हाथ आ गया ना तो मैं। ये सुनकर महाराज क्षेत्र राजकुमार प्रताप से शांत भर भाव से कहते हैं, महाराज क्षेत्र, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। तुम जल्दी जंगल जाओ और नंदिनी का पता लगाओ जाओ। ये सुनकर राजकुमार प्रताप महाराज क्षेत्र से कहते हैं, प्रताप जी पिताश्री। सुबह का समय सुबह का समय हो चुका था। वहां एक छोटे से गुरुकुल में ध्रुवा जब अपनी आंखें खोलते हैं वो खुद को एक कुटिया में पाता है, जिससे वो कुछ ना समझ कर कहता है, ध्रुवा ये क्या है और मैं कहाँ हूँ। तभी वो उठकर यहाँ वहां देखता और उठने की कोशिश करता है और तभी उसे महसूस होता है कि उसके शरीर का हर भाग बहुत दर्द कर रहा था। फिर भी वो उठकर जब अपने गले की तरफ हाथ छूता है तो उसे पता चलता है कि उसके गले में लगा हुआ ताबीज अब उसके गले में नहीं था। इसके बाद वो उस ताबीज को यहाँ वहां ढूंढने लगता है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, नंदिनी, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो शंकर। ये सुनकर ध्रुवा डरते हुए पीछे की तरफ देखता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके पीछे राजकुमारी नंदिनी अपने दाएं हाथ पर एक ताबीज को पकड़े खड़ी थी। कि तभी राजकुमारी नंदिनी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी, अब मैं जो भी सवाल पूछूंगी उसका हाँ या ना में उत्तर देना। शंकर, क्या तुम तैयार हो। ये सुनकर ध्रुवा डरते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, शंकर जी राजकुमारी। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के नजदीक आकर उससे पूछती हैं, नंदिनी, क्या तुम वो हो जिसने मेरी आज से 8 साल पहले जान बचाई थी लक्ष्मी पूजा के पर्व में। ये सुनते ही ध्रुवा डरते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा, वो राजकुमारी। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के बातों को बीच में ही रोककर उसे गुस्से में कहती हैं, नंदिनी, हाँ या ना में जवाब दो। ये सुनकर ध्रुवा के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू भरे नजरों से राजकुमारी नंदिनी कहता है, ध्रुवा, हाँ राजकुमारी, पर वैसे वो दशहरा पर्व था। तभी ध्रुवा और कुछ कह पाता, अचानक से राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को गले लगाकर रोते हुए कहती हैं, नंदिनी, 8 साल शंकर, पूरे 8 साल मैंने इस मुहूर्त के लिए पूरे 8 साल तक का तुम्हारा इंतजार किया शंकर। तुम इतने समय से मेरे साथ थे पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मुझे क्षमा कर दो शंकर, मुझे क्षमा कर दो। ये सुनकर ध्रुवा भी रोते हुए राजकुमारी नंदिनी कहता है, ध्रुवा राजकुमारी, इसमें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वैसे मुझे खुशी है कि आपने अब तक मुझे याद रखा है। मुझे तो लगा था कि आप मुझे भूल चुकी होंगी। तभी ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा की तरफ आंखों में आंसू भरे कहती हैं, नंदिनी, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते शंकर। मैंने बचपन से केवल तुम्हारे इंतजार में अपने दिन कराए हैं। ये सुनकर ध्रुवा अपने आंखों के आंसू पोंछकर हंसते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा, अभी रोने का वक्त नहीं है बल्कि खुशी मनाने का वक्त है। राजकुमारी, आखिरकार हम मिल ही गए। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को फिर से गले लगाकर कहती हैं, नंदिनी, हाँ शंकर, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। चंद्रपुर साम्राज्य। वहां हम चंद्रपुर साम्राज्य के राजमहल में देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र जब अपने महल के बगीचे में बैठकर वहां के कबूतरों को दाना दे रहे थे, वहां पर सेनापति भानुराज आकर उन्हें कहते हैं, सेनापति भानुराज महाराज की जय हो। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र उनकी तरफ देखकर उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ओ भानु, तुम हाँ कहो, क्या खबर लाए हो। ये सुनकर सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज महाराज, हमारे लिए एक खुशी की खबर आई है कि हमारे पड़ोसी राज्य चितारा के राजा प्रीतम काना ने हमें अपने कुछ तोपें और हाथी देने के लिए राजी हो गए हैं। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र खुश होकर सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मुझे पता था भानु, मुझे पता था कि वो जरूर मेरे बातों को मानेंगे।
तभी सेनापति भानुराज महाराज वीरेंद्र से धीमी आवाज में कहते हैं। सेनापति भानुराज, वो बात क्या है ना महाराज, शरद ऋतु अभी खत्म होने को है, मतलब वो घुसपैठी भी अपने राज्य जाने वाला है, पर अब तक हमें कोई भी खबर नहीं मिला है कि वो कहाँ है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए सेनापति भानुराज से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र तुम चिंता मत करो, भानु समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये कहकर महाराज वीरेंद्र अपने सामने वाले सभी कबूतरों को दाना देने लगते हैं। 03 एवटार द लेजेंड एपिसोड 73 शादी का प्रस्ताव। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां उस गुरुकुल के एक कक्ष में कुछ देर बात करने के बाद ध्रुवा और राजकुमारी नंदिनी कक्ष के बाहर आते हैं। तभी राजकुमारी नंदिनी के कहने से ध्रुवा जाकर एक ऋषि से कहता है, ध्रुवा धन्यवाद ऋषि महाशय, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। ये सुनकर वो ऋषि मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहते हैं, ऋषि वेदा धन्यवाद मुझे नहीं पुत्र बल्कि इस पुत्री की करो, क्योंकि रात भर इसी ने ही तुम्हारी सेवा की है। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी की तरफ देखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाकर राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा धन्यवाद राजकुमारी मेरी जान बचाने के लिए। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी हंसते हुए ध्रुवा से कहते हैं, नंदिनी, हाँ तुम मुझे धन्यवाद कह सकते हो, पर मेरे मन में एक बात है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अब से मुझे राजकुमारी न बोलकर केवल नंदिनी बुलाओ। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी को गुरुकुल के बाहर ले जाता है और उन्हें कहता है, ध्रुवा, राजकुमारी नंदिनी मुझे आपको अपने बारे में कुछ बताना है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा की तरफ मुड़कर हैरानी की नजर से कहती हैं, नंदिनी हाँ कहो। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा मेरा नाम शंकर नहीं है राजकुमारी, मेरा नाम है ध्रुवा। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के पास आकर उसे पूछती हैं, नंदिनी केवल ध्रुवा और कुछ नहीं। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा हाँ नाम है ध्रुवा देवनारायण। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी हंसते हुए कहती हैं, नंदिनी सच कहूं तो ये नाम तुम पर सही में जचता है ध्रुवा। इसके बाद दोनों गुरुकुल के बाहर आकर बाहर के नजरों को देखने लगते हैं कि तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से पूछती हैं, नंदिनी वैसे कल जब मैंने तुम्हें उन सभी डाकुओं से लड़ता हुआ देखा मैं बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि उसके पिछले दिन ही मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, पर तुम तो कल मानो ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि अगर उस समय तुम्हारे आगे 100 लोग भी आ जाएं तो भी तुम उन्हें मार सकते हो, वैसे इतनी ताकत तुम्हारे पास आई कहां से। ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए कहता है, ध्रुवा वैसे कहूं तो मुझे भी पता नहीं कि मेरे पास इतने ताकत कहां से आई। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के बहुत पास आकर कहती हैं, नंदिनी तो ध्रुवा तुमने अपना नाम तो मुझे बोल दिया, पर तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं कहा, आखिर कौन हो तुम और कहां से हो तुम। ये सुनकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा ठीक है राजकुमारी, मैं आपसे अभी जो भी कहने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं चंद्रपुर साम्राज्य से हूँ, महाराज वीरेंद्र जी ने मुझे अपना पुत्र बनाया है, मैं आपके राज्य में। तभी अचानक गुरुकुल की तरफ कुछ सैनिकों की टुकड़ी आती है। तभी उन टुकड़ियों में से राजकुमार प्रताप आगे आते हैं। उन्हें आता हुआ देख राजकुमारी नंदिनी खुश हो अपने भाई प्रताप को गले लगाकर कहती हैं, नंदिनी भ्राताश्री आप। ये सुनकर राजकुमार प्रताप रोते हुए कहते हैं, प्रताप भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो नंदिनी। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी प्रताप से कहती हैं, नंदिनी आप रोइए मत भ्राताश्री, अगर शुक्रिया करना ही है तो शंकर का करिए, उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। ये सुनकर राजकुमार प्रताप ध्रुवा की तरफ देखते हैं। शुरंक राज्य राजमहल। वहां राजमहल में नंदिनी को ठीक देखकर महाराज क्षेत्र अपने कक्ष में ध्रुवा को बुलाकर कहते हैं,
महाराज क्षेत्र, आज फिर तुमने मेरे पुत्री नंदिनी की जान बचाकर मुझ पर एक बार और एहसान कर दिया है। शंकर, मांगो क्या मांगते हो। सच कहूं तो अगर आज तुम मुझसे मेरे जीवन भी मांग लोगे तो भी मैं तुम्हें अपना जीवन दे दूंगा। शंकर ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर कहता है, ध्रुवा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी राजकुमारी नंदिनी के जीवन रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर महाराज क्षेत्र कुछ सोचते हैं और हंसते हुए कहते हैं, महाराज क्षेत्र, ठीक है, तो आज रात दिवाली पर्व के दौरान मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिसे तुम्हें जीवन भर अपने पास रखना होगा, ठीक है। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर कहता है, ध्रुवा, ठीक है महाराज। इसके कुछ समय बाद महाराज क्षेत्र अपने कक्ष की खिड़की से राजकुमारी नंदिनी को महल के कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं और वो देखते हैं कि ध्रुवा उनके पास ही खड़ा होकर उनके इस बच्चों वाली खेल को देखकर हंस रहा था। ये देखते समय कक्ष के अंदर राजकुमार प्रताप आकर महाराज क्षेत्र से कहते हैं, प्रताप, आपने मुझे बुलाया पिताश्री। राजकुमार प्रताप की आवाज को सुनकर महाराज क्षेत्र राजकुमार प्रताप की तरफ देखकर कहते हैं, महाराज क्षेत्र, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। प्रताप, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ ऐसी बात करनी है जिससे तुम्हें मुझ पर क्रोध आ सकता है। ये सुनकर राजकुमार प्रताप महाराज क्षेत्र से कहते हैं, प्रताप, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे मुझे गुस्सा आ सकता है आपके ऊपर पिताश्री। जैद ये सुनकर महाराज क्षेत्र राजकुमार प्रताप कहते हैं, महाराज क्षेत्र, बात ही ऐसी है प्रताप। ये सुनकर राजकुमार प्रताप कहते हैं, प्रताप जेठ, वैसे बात कौन सी है पिताश्री। ये सुनकर महाराज क्षेत्र कहते हैं, महाराज क्षेत्र, बात ऐसी है प्रताप, हमने नंदिनी के लिए एक वर चुना है। ये सुनकर राजकुमार प्रताप खुश होकर कहते हैं, प्रताप, इस बात पर मुझे गुस्सा क्यों आएगा पिताश्री। मुझे पता है कि आप कभी भी नंदिनी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे और वैसे भी अगर आपने नंदिनी के लिए एक राजकुमार चुना है तो वो अच्छा ही होगा। ये सुनकर महाराज क्षेत्र मुस्कुराकर कहते हैं, महाराज क्षेत्र, वैसे गुस्से की बात यह है कि मैंने नंदिनी के लिए कोई राजकुमार नहीं चुना है। ये सुनकर राजकुमार प्रताप हैरानी के साथ महाराज क्षेत्र से कहते हैं, प्रताप, अगर किसी राजकुमार के साथ नंदिनी का विवाह नहीं कराएंगे तो किसके साथ कराएंगे। ये सुनकर महाराज क्षेत्र अपने उंगली को किसी की तरफ दिखाकर राजकुमार प्रताप से कहते हैं, महाराज क्षेत्र, उससे। ये सुनकर राजकुमार प्रताप जब महाराज क्षेत्र की उंगली के आगे की तरफ देखते हैं उन्हें वहां ध्रुवा दिखता है जो कि राजकुमारी नंदिनी और कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर राजकुमार प्रताप गुस्से से कहते हैं, प्रताप, क्या आप पागल हो गए हैं पिताश्री। आप नंदिनी की शादी एक मामूली अंगरक्षक से कराएंगे। ये सुनकर महाराज क्षेत्र कहते हैं, महाराज क्षेत्र, नहीं प्रताप, मैं पागल नहीं हूं। मैंने जो भी निष्पत्ति लिया है वो नंदिनी के भविष्य को देख कर लिया है। तुम्हें याद होगा कि बाबा भैरव ने हमें क्या कहा था आज से 7 साल पहले कि जब तक कोई रक्षक नंदिनी को नहीं मिल जाता तब तक उसके जीवन के ऊपर खतरा मंडराते रहेंगे। और अभी मुझे लगता है कि वो रक्षक कोई और नहीं बल्कि यही शंकर है। ये सुनकर राजकुमार प्रताप कहते हैं, प्रताप पर पिताश्री। तभी महाराज क्षेत्र राजकुमार प्रताप से कहते हैं, महाराज क्षेत्र पर कुछ नहीं प्रताप। शंकर ने नंदिनी की एक बार नहीं बल्कि दो बार जीवन की रक्षा की है। क्या कोई और ऐसा कर पाता और तुमने देखा नंदिनी को प्रताप। क्या कभी भी नंदिनी इतनी खुश थी जब उसके पास कोई अंगरक्षक हुआ करता था। तो इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि नंदिनी का विवाह मैं शंकर से कर पाऊंगा। और बात अगर उसके अंगरक्षक होने की तो मैं अपने साम्राज्य के विराट राज्य को शंकर और नंदिनी को दे दूंगा जहां वो दोनों राजा रानी की तरह रहेंगे। ये सुनकर राजकुमार प्रताप कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं, प्रताप जी, ठीक है पिताश्री, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे इस विवाह से कोई नाराजगी नहीं है। पर विवाह करने से पहले मैं शंकर का थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहूंगा। ये सुनकर महाराज क्षेत्र खुश होकर राजकुमार प्रताप को गले लगाकर कहते हैं,
महाराज क्षेत्र ये हुई न एक राजा वाली बात, मुझे गर्व है कि मेरे बाद तुम ही इस साम्राज्य के राजा बनोगे मेरे पुत्र। तभी पता चलता है कि कक्ष के बाहर मीना ये सब कुछ वार्तालाप सुन रही थी। ये सुनकर वो खुशी से राजकुमारी की तरफ जाने लगती है। 03 एवाटार द लेजेंड एपिसोड 74 शक। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीना दौड़ती हुई राजकुमारी नंदिनी के कमरे के अंदर चली जाती है और मुस्कुराती हुई राजकुमारी नंदिनी को महाराज क्षेत्र और राजकुमार प्रताप के बीच हुई बातों को उन्हें कहती है, जिसे सुनकर राजकुमारी नंदिनी खुशी से ध्रुवा के कमरे की ओर जाने लगती हैं। वहां राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के पास जाकर उसे अपने साथ महल के बगीचे में ले जाती है। ये देखकर ध्रुवा हैरान होकर राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा क्या हुआ राजकुमारी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी वो बात छोड़ो ध्रुवा। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से नंदिनी को देखकर कहता है, ध्रुवा पर क्यों राजकुमारी? ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी क्योंकि अभी मैं जो भी तुम्हें कहने जा रही हूं उसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगे। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा पर बात क्या है ये तो बताओ। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के अजदिक आकर उसे कहती हैं, नंदिनी पिताश्री ने मेरी शादी तुम्हारे साथ करने की निष्पत्ति ली है। ये सुनकर ध्रुवा के चेहरे से हंसी उड़ जाती है। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी क्या हुआ ध्रुवा, तुम खुश नहीं हो? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुरा राजकुमारी नंदिनी से कर कहता है, ध्रुवा ऐसी बात नहीं है राजकुमारी, मैं बहुत खुश हूं, पर महाराज को ये नहीं पता है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुवा, आज रात वो हमारे और तुम्हारे विवाह की घोषणा पूरे राज्यवासियों के सामने करने वाले हैं, उसके बाद तुम उन्हें अपने बारे में सब बता देना, ठीक है? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा अगर ऐसी बड़ी ही बात है तो मुझे खुशी है कि मुझे आप बिन मांगे मिल जाएंगी, पर मुझ जैसे मामूली इंसान की आपके साथ विवाह कराने का विचार महाराज को कैसे आया? तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के चेहरे पर अपने कोमल हथेली को रखकर प्रेम की स्वर में बोलती है, नंदिनी तुम मेरे लिए कोई मामूली इंसान नहीं हो ध्रुवा, तुम मुझे भाग्य से मिले हो, और बात अगर यह है कि पिताश्री ने तुम्हें हमारे लिए क्यों चुना तो इसका उत्तर है कि उन्होंने तुम में कुछ तो देखा होगा जिसके लिए उन्हें तुम पसंद आए हो ध्रुवा, देखना ये भी सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को गले लगाकर प्रेम से ध्रुवा के सीने में अपना सर रखकर कहती हैं, नंदिनी वो बात छोड़ो ध्रुवा, असल बात यह है कि हम दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हैं। ये सुनकर ध्रुवा भी खुश होकर राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा मुझे भी खुशी है कि अब सब ठीक हो जाएगा। रात्रि समय, राजमहल के सामने। वहां आज के दिवाली के रात्रि पर राजमहल के आगे सभी प्रजावासी आकर अपने अपने तरीकों से दिवाली मानने लगते हैं। पूरा राज्य खुशियों से भरा हुआ था। वहां पटकों के आवाज से पूरा राज्य गूंज रहा था। केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पटाखों से चमक उठ रहा था। तभी राजमहल के अंदर के लोग भी बाहर आकर प्रजा के साथ दिवाली मानने लगते हैं। यह सब कुछ ध्रुवा अपने कमरे में तैयार होते हुए खिड़की से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ध्रुवा भगवान करे ये खुशियां इस राज्य में सदा बनी रहे। तभी कक्ष के बाहर राजकुमारी नंदिनी चिल्लाती ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी जल्दी तैयार होकर नीचे आओ ध्रुवा, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा जी राजकुमारी मैं बस अभी आया। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी अपनी खूबसूरत पोशाक पहने राजमहल से अपने दासियों के साथ वहां से बाहर निकलती हैं। तभी ध्रुवा खिड़की से देखता है कि कोई एक भिखारी राजमहल के अंदर घुसकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, भिखारी पिताश्री आप कहाँ हो, पिताश्री आप कहाँ हो?
उस भिखारी की बातों को सुनकर कुछ सैनिक वहां आकर उसे खींचकर वहां से ले जाने लगते हैं, पर तभी ध्रुवा वहां आकर उन सैनिकों को रोककर उस भिखारी से पूछता है, ध्रुवा कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल में घुसने की। ये सुनकर वो भिखारी गुस्से में ध्रुवा से कहता है, भिखारी प्रभु मेरी बात सुनिए प्रभु, मैं इस राजमहल के रहने वाला हूँ। ये सुनकर ध्रुवा उस भिखारी ऊपर से नीचे तक देखता है, उसे कहता है, ध्रुवा क्या कह रहे हो तुम, पहले खुद को देखो बाद में ये कहना कि तुम इस राजमहल के हो। अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, लोग यहाँ दिवाली मनाने आए हैं, अगर उन लोगों ने तुम्हें देखा तो डर जाएंगे, तो इसीलिए जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो भिखारी ध्रुवा के पांव पकड़कर उसे एक अंगूठी दिखाकर कहता है, भिखारी मैं सच कह रहा हूँ प्रभु, मैं इसी राजमहल का ही हूँ, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख लो, ये इस राजमहल को सूचित करने वाला अंगूठी है, देखो। तभी अंगूठी देखकर ध्रुवा उस भिखारी से कहता है, ध्रुवा हाँ, देखने में तो ये राजमहल का ही अंगूठी दिख रहा है, पर तुम कौन हो। ये सुनकर वो भिखारी रोते हुए ध्रुवा से कहता है, भिखारी मैं इस राज्य का धन मंत्री श्री राम स्वामी का पुत्र देव स्वामी हूँ। ये सुनकर ध्रुवा चौंक जाता है और उसे कहता है, ध्रुवा क्या, पर यहाँ तो पहले ही कोई देव है जो कि धनवंतरी का पुत्र है। ये सुनकर वो भिखारी ध्रुवा से कहता है, भिखारी मैं नहीं जानता कि वो कौन है, पर मुझे पक्का याद है कि जब मैं एक रात इस राज्य की तरफ आ रहा था, तभी मेरे सर के ऊपर किसी ने वार करके मुझे एक खाई में गिरा दिया, ये सोचकर कि मर गया, पर वही के कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई और मुझे जिंदा रखा, पर आज सुबह जब मेरा होश आया तो मैं सीधे यहाँ दौड़ा चला आ गया। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन कहता है, ध्रुवा अगर ये असली देव है तो वो कौन है जो इस राजमहल में नकली देव बन के रह रहा है। 03 एवटार द लेजेंड एपिसोड 75 चारूथ वाशिम। कहानी अब आगे। खारबू साम्राज्य 2 महीने पहले। पाठकों के लिए जानकारी, ये साम्राज्य अरब देश का है जिसके बादशाह हैं अली बेहमुर, जिनके बादशाही में ये साम्राज्य चल रहा है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने घर में खारबू राज्य के सेनापति चारूथ वाशिम अपने परिवार के साथ खुशी से गप्पे मारकर खाना खा रहे थे। उनके परिवार में उन्हें मिलाकर कुल 2 लोग हैं। अम्मी का नाम नीलम वाशिम, बीवी का नाम नूरी वाशिम, बेटे का नाम वजीर वाशिम। खाना खाने के बाद अपने कक्ष में नूरी चारूथ से पूछती है, नूरी आखिर ये कब तक चलेगा चारूथ, अगर बादशाह अली को पता चल गया कि तुम पड़ोसी राज्य सिमुर के बादशाह अकरम खान से मिले हुए हो तो बादशाह तुम्हें और हम सबको मौत के घाट उतार देंगे। ये सुनकर चारूथ हंसते हुए कहता है, चारूथ अरे बेगम नूरी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज से कुछ 2 दिन बाद बादशाह अकरम खान इस राज्य पर हमला कर यहाँ के बादशाह बन जाएंगे, जिसके बाद मैं बन जाऊंगा उनका मुख्य सलाहकार, और उसके बाद मैं एक ऐसा महल बनवाऊंगा जिसमें हम सब जीवन भर अल्लाह की इबादत करेंगे। ये सुनकर नूरी गुस्से से कहती है, नूरी तुम जो भी कह रहे हो अगर उसका उल्टा हुआ तो। ये सुनकर चारूथ कहता है, चारूथ हारने का सवाल ही नहीं उठता, मैंने जिस तरह बादशाह अकरम को बताया है अगर वो वैसे ही सब करेंगे तो उनका जितना पक्का है। इसके बाद चारूथ कुछ और कह पाते तभी उनके घर के आगे एक सैनिक आकर कहता है, सैनिक सलाहकार चारूथ क्या आप अंदर हैं। ये सुनकर चारूथ बाहर जाकर उस सैनिक को कहते हैं, चारूथ अरे तुम कालिक यहाँ। ये सुनकर वो सैनिक चारूथ को कहता है, कालिक सैनिक बादशाह ने आपको बुलाया है। ये सुनकर चारूथ कुछ सोचता है और कहता है, चारूथ ठीक है रुको मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। बादशाह का महल। वहां हम देखते हैं कि बादशाह अली बेहमुर अपने सिंहासन पर बैठकर जाम पीते हुए मुजरा का लुत्फ उठा रहे थे। तभी सैनिक कालिक और चारूथ वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर बादशाह उन मुजरा करने वाली लड़कियों को वहां से जाने को इशारा देते हैं। इसके बाद बादशाह अली अपने सिंहासन से उठकर चारूथ को गले लगाते हुए कहते हैं, बादशाह अली आ गया मेरा शेर मेरा सलाहकार। ये सुनकर चारूथ मुस्कुराते हुए बादशाह से कहता है,
चारूत बादशाह अली सदा सलामत रहें। इसके बाद बादशाह अली चारूत को अपने सिंहासन के पास ही एक आसन में बैठाकर कहते हैं, बादशाह अली आओ बैठो चारूत। जैद। तभी बैठते वक्त चारूत बादशाह अली के हाथ में एक चोट के निशान को देखकर चारूत कहता है, चारूत, बादशाह ए आपके हाथ में ये चोट। ये सुनकर बादशाह अली हंसते हुए कहते हैं, बादशाह अलियो ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे चारूत? ये सुनकर चारूत हंसते हुए कहता है, चारूत जी बादशाह। ये सुनकर बादशाह अली मुस्कुराते हुए चारूत से कहते हैं, बादशाह अली तो सुनो वो क्या है, आज से 2 महीने पहले हमें पता चला कि हमारे कमरे में एक चूहा रहता है जो कि रात में हमारे सोने के बाद वो हमारे तकिए के पास आकर मंडराने लगता था। इससे हमें लगा कि अगर हम उसे कुछ खाने को दे तो वो ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद हमने उसे खूब खाने को दिया जिससे वो और बड़ा होने लगा। पर तभी ये सुनकर चारूत बादशाह अली से कहता है, चारूत पर क्या हुआ बादशाह? ये सुनकर बादशाह अली चारूत से कहते हैं, बादशाह अली आगे सुनो, पर कुछ दिन हमारे कुछ काम के वजह से हमें समय ही नहीं मिला उसे कुछ खान देने का। अभी कल ही की बात है, जब हम रात में सो रहे थे हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमरे होश ही उड़ गए। ये सुनकर चारूत हैरानी के साथ कहता है, चारूत, आखिर ऐसा क्या देख लिया अपने बादशाह? ये सुनकर बादशाह अली चारूत से कहते हैं, बादशाह अली हमने देखा कि वो चूहा रात के समय जब हम सो रहे थे वो हमारे इस हथेली को धीरे धीरे काटकर छोटे छोटे मांस को खा रहा था। पता है उसके बाद हमने क्या किया उसके साथ? ये सुनकर चारूत डरते हुए कहता है, चारूत क्या किया अपने बादशाह? ये सुनकर बादशाह अली चारूत के नजदीक आकर कहते हैं, बादशाह अली मार दिया। ये सुनकर चारूत के माथे पर पसीना निकलने लगता है और वो डरते हुए कहता है, चारूत क्या बादशाह? इसके बाद बादशाह अली चारूत को कहते हैं, बादशाह अली इससे ये पता चलता है कि जिस हाथों से तुम्हें खाना मिले उस हाथ को कभी भी काटना नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे माथे से इतना पसीना क्यों छूट रहे हैं? चारूत ये सुनकर हंसते हुए कहता है, चारूत कुछ नहीं बादशाह, बस आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है ना इसीलिए। ये सुनकर बादशाह अली जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बादशाह अली हा 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 कोई बात नहीं चारूत, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा है जिससे तुम्हारी गर्मी अभी चली जाएगी। कालिक ले आओ उस तोहफे को। इसके बाद वो सैनिक चारूत के सामने एक थाली रखता है जिसके ऊपर कुछ बड़ा सा दिखने वाला चीज था जिसे एक लाल कपड़े ने ढका हुआ था। ये देखकर चारूत हैरान होकर बादशाह अली से कहता है, चारूत ये क्या है बादशाह? ये सुनकर बादशाह अली चारूत से कहते हैं, बादशाह अली देखो। इसके बाद चारूत जब उस कपड़े को हटाता है उसमें रखी चीज को देखकर चारूत के आंख खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उस थाली में बादशाह अकरम का सर था। ये देखकर चारूत डर के मारे उस आसन से नीचे गिर जाता है और डरते हुए बादशाह अली से कहता है, चारूत ये क्या है? ये सुनकर बादशाह अली मुस्कुराते हुए चारूत से कहते हैं, बादशाह अलियो ये उस बादशाह का सर है जिससे मिलकर तुम हमारी मौत का फरमान लिख रहे थे। तभी कुछ सैनिक आकर चारूत को पकड़ लेते हैं और तभी कुछ और सैनिक चारूत के परिवार को उसके सामने बंदी बनाकर ले आते हैं। ये देखकर चारूत बादशाह से मिन्नती करने लगता है, चारूत खुदा के लिए मेरे परिवार को बख्श दीजिए बादशाह, बुरा मैंने किया है मेरे परिवार ने नहीं। ये सुनकर बादशाह अली गुस्से में उसे कहते हैं, बादशाह अली क्या कहा तूने गद्दार की मैं तेरे परिवार के बख्श दूं? तभी बादशाह अपने तलवार को ऐसे फेंकते हैं जिससे वो तलवार जाकर चारूत के अम्मी नीलम के सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर चारूत वहीं चुप होकर गिर जाता है। उसकी बीवी नूरी जोर जोर से रोने लगती है। तभी बादशाह अली हंसते हुए चारूत के पास आकर कहते हैं, बादशाह अली यही सजा होती है हर उस गद्दार का जो हमसे गद्दारी करता है। ये सुनकर चारूत अपने आंखों में अंशु भरे कहता है,
चारूथ, आप मेरे अम्मी को मार चुके हैं बादशाह, पर अल्लाह के लिए मेरी बीवी बच्चे के छोड़ दीजिए, बदले में मुझे मार दीजिए। ये सुनकर बादशाह अली अपने दूसरे तलवार को बाहर निकालकर चारूत के बीवी और बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनके पास एक सलाहकार आकर उनके कान में कुछ फुसफुसा कर कहता है, जिसे सुनकर बादशाह अली अपने तलवार को अपने सिंहासन पर रखकर उसे कहते हैं, बादशाह अली, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे सलाहकार हुआ करते थे, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहूंगा जिससे तुम और तुम्हारा परिवार खुशी से रह सकता है। ये सुनकर चारूत कहता है, चारूत, आप जो भी कहेंगे बादशाह मैं वो करके दिखाऊंगा। कहिए मुझे क्या करना है। ये सुनकर बादशाह अली उसे चंद्रपुर साम्राज्य का नक्शा दिखाकर उसे कहते हैं,